मखमल के दस्तानों में लोहे का हाथ यानी कि आयरन हैंड इन वेलवेट ग्लव्स, ये उपाधि भारत में अनौपचारिक तौर से गवर्नर यानी कि राज्यपाल को दी जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत समय से ऐसा देखा गया है, जिन भी राज्य सरकारों में विपक्ष की सरकार है, जहां पर रूलिंग पार्टी से अलग सरकार है, केंद्र में रूलिंग पार्टी से कोई अलग सरकार बनी है, वहां पर विवाद बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल यानी गवर्नर और चुनी हुई सरकार यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लगातार खींचतान होती है। कुछ यही खींचतान हमें तमिलनाडु के केस में भी दिखाई दी। देखिए, तमिलनाडु में लगातार ऐसा हुआ, राज्यपाल RN रावी ने 10 बिलों को अपने पास रोक कर रखा। खासकर ये मुद्दा नीट के मामले पर बहुत ज्यादा अटक गया, क्योंकि नीट के केस में तमिलनाडु का कहना है कि आप एक एग्जाम से बच्चों का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। तमिलनाडु के बोर्ड के एग्जाम्स के आधार पर तमिलनाडु में सिचुएटेड मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए और नीट के मार्क्स पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जितनी बार ये बिल गया है, जैसे एक बिल नीट के मामले पर यूनानिमसली यहां सभा से पास होकर सारे लोगों से पारित होकर राज्यपाल के पास गया। राज्यपाल ने इस बिल को बहुत समय तक रोके रखा, फिर इसे केंद्र के लिए आरक्षित किया, राष्ट्रपति के लिए, फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करके इन्होंने तमिलनाडु सरकार के जवाब मांगने पर इतना कह दिया कि राष्ट्रपति ने आपके बिल को खारिज कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति ने वो जो अपना रिफ्यूजल था, अपना खारिज करने का जो निर्णय था, वो भेजा। उस निर्णय को यहां पर पारदर्शिता से नहीं दिखाया गया कि वो निर्णय आया भी है या नहीं आया है। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है। आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप हर वो राज्य देख लीजिए जहां पर रूलिंग पार्टी से अलग कोई पार्टी है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है तो यहां खींचतान बढ़ती जाती है, और इसीलिए भारत में गवर्नर, राज्यपाल के पद की अब बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है, क्योंकि संविधान के हिसाब से राज्यपाल को राष्ट्रपति अपनी मर्जी के हिसाब से नियुक्त करते हैं, और यहां राष्ट्रपति का आनंद का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर चलता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे इस गवर्नर को, राज्यपाल को हटा भी सकते हैं। अब शुरुआत में जब संविधान सभा में डिबेट चल रही थी तो लोगों ने यह चीज पॉइंट आउट भी की थी कि आप यहां गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति के लिए चलो ठीक है, चुनाव मत करवाओ, इलेक्शन मत करवाओ, लेकिन कम से कम आप कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें तो लगा सकते हैं, आप कुछ क्राइटेरियाज, मानदंड बता सकते हैं, ताकि यहां पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त हो जो कि ठीक हो। लेकिन तब यहां पर नेहरू जी ने संवैधानिक सभा में यह कहा था कि यह जेंटलमैन्स अग्रीमेंट है, यानी कि मैं आपके साथ ये समझौता करता हूं जेंटलमैन वाला, कि जो भी राज्यपाल की तरह व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा ना, वो राज्य की राजनीति से बाहर का होगा, ताकि राजनीति में हस्तक्षेप ना करे, और एक न्यूट्रल हेड की तरह, एक तटस्थ अध्यक्ष की तरह काम करे। इसके साथ साथ ये व्यक्ति यहां पर ऐसा होगा जो उस पोस्ट के लायक होगा। ये मैं आपसे समझौता करता हूं, ये मैं जेंटलमैन्स अग्रीमेंट करता हूं, और इस जेंटलमैन्स अग्रीमेंट के बिहाफ पर यहां राज्यपाल के लिए कोई ज्यादा विशेष शर्तें नहीं बताई गई। हाँ, ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो व्यक्ति, और वो 35 साल से ऊपर का, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नर के अपॉइंट होने की कोई शर्तें नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि यही जो पूरी सिचुएशन संवैधानिक सभा में क्रिएट हुई थी, अब यही भारत को वापस खाने के लिए दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब से विपक्ष की पार्टियां यहां राज्यों में आने लगी है 1960-70 से, तब से गवर्नर और राज्य में चुनी हुई सरकार के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, और राज्यपाल के बारे में देखा जाता है कि ये केंद्र के एजेंट यानी कि सेंटर के एजेंट की तरह हमेशा ही काम किया करते हैं, राइट। तो अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आया है ये इसी चीज पर रोक लगाने के लिए आया है, ताकि राज्यपाल उनको दी हुई विवेकाधीन ताकत का दुरुपयोग ना कर सके। तो यहां पर बेंच आती है न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ, और ये गवर्नर की पावर पर धीरे धीरे रोक लगाती है। आप देख रहे हो यहां पर ये जो पीठ है ये ज्यादा संख्या में बड़ी नहीं है, तो ऑब्वियसली इस मुद्दे पर अब एक बड़ी पीठ बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल यहां पर इस पृष्ठभूमि में आप देखिए, इतना बड़ा कोई चीज अगर राज्यपाल के लिए कही जा रही है, मतलब वाकई यहां राज्यपाल के पद में, और जैसे हमने संविधान में सोचा, उसमें कुछ तो परेशानी होगी ही होगी। अगर आप राज्यपाल की विवेकाधीन ताकतों की बात करें, यानी कि वो ताकतें जो राज्यपाल अपनी मर्जी से यहां पर कर सकते हैं, उनमें जरूर यहां पर हमें कुछ संविधान में लिखी हुई चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 163, जैसा केंद्र में आर्टिकल 74 है, राइट, कि प्रेसिडेंट
मंत्री परिषद के एडवाइस पर निर्णय लेगा। वैसे ही यहां राज्य के लिए आर्टिकल 163 है जो कह रहा है कि राज्यपाल मंत्री परिषद के सुझाव पर काम करेगा। लेकिन 163 में एक और चीज एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा चीज है कि यहां अगर राज्यपाल को लगता है कि उनके विवेक के हिसाब से किसी चीज में काम होना चाहिए तो वो अपने विवेक के हिसाब से काम कर सकते हैं। यानी कि राज्यपाल को एक्स्ट्रा ताकत दे दी, आप अपने विवेक के हिसाब से काम करो, राइट। और इतना ही नहीं, अगर राज्य की विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई विधेयक यहां पर लाती है और इस विधेयक को फाइनली मंजूरी देने के लिए जाएगा तो ये राज्यपाल के पास, हेड ऑफ द स्टेट के पास, तो यहां आर्टिकल 200 के हिसाब से राज्यपाल के पास ये सारी ताकतें होती हैं, राइट। ये इस बिल को स्वीकृत कर सकते हैं, ये इस बिल पर रोक लगा सकते हैं, ये इस बिल को पुनर्विचार के लिए सभा के पास भेज सकते हैं, और साथ साथ ये इस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, राइट। अब ठीक है, आपने स्वीकृत नहीं किया, रिजेक्ट किया, ठीक है, आपने स्वीकृत कर दिया, लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए भेजना है तो भैया थोड़ा सा सही टाइम पर भेज दो, है ना। थोड़ा सा एक टाइम लिमिट, एक सीमा बता दो कब तक भेज दोगे पुनर्विचार के लिए। या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर रहे हो तो ये राष्ट्रपति के आरक्षण वाला निर्णय इसे थोड़ा सा सही टाइम पर ले लो, ये आलोचना होती है। अब मान लो बिल को आपने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, ठीक है भाई साहब, राष्ट्रपति यहां इस बिल पर डिसाइड कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं इंडिया के पूरे, ठीक है। तो यहां राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप राज्य के दिए हुए, राज्य के आरक्षित हुए बिल पर कितनी समय सीमा में यहां निर्णय लोगे। प्रॉब्लम ये इस बात की वजह से कि सालों तक मामला अटका रहता है और फिर भी राज्य को ये नहीं पता चल पाता कि आखिर राज्यपाल ने आपत्ति जताई तो क्यों, और आखिर राष्ट्रपति ने यहां पर आपत्ति जताई तो क्यों जताई, और अब इसको निपटाने के लिए हम क्या करें, राइट। और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहां सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, राज्यपाल को एक समय सीमा के अंदर ही यहां पर बिलों के ऊपर निर्धारित करना है। अगर राज्यपाल को स्वीकृति देनी है तो एक समय सीमा में दे दीजिए, अगर आपको उस बिल को रिजेक्ट करना है तब एक समय सीमा में दे दीजिए, अगर आप राज्य के बिल पर पुनर्विचार के लिए उसे भेजना चाहते हैं तब भी आप उसे समय सीमा के अंदर भेज दीजिए। ये समय सीमा, टाइम लिमिट हम देखेंगे, लेकिन प्राइमरीली आप इतना समझिए कि यहां पर राज्यपाल की ताकत पर पहली बार इतना बड़ा प्रतिबंध आजादी के बाद लगाया जा रहा है। अभी तक किसी भी जजमेंट में राज्यपाल की बिलों पर डिसाइड करने की जो ताकत है आर्टिकल 200 के अंदर, उसके अंदर इतना बड़ा यहां पर कोई प्रतिबंध लगाया नहीं गया था। और इसके लिए यहां आप देखिए ये जो विवेकाधीन ताकत है ये इतने ज्यादा सवालों में यहां पर खड़ी हुई है। लेकिन परेशानी है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट से नहीं आनी चाहिए थी, ये सरकार को, केंद्र को यहां पर खुद सोचकर इस बारे में संवैधानिक संशोधन लाना चाहिए था और राज्यपाल की ताकतों का और स्पष्टीकरण करना चाहिए था ताकि राज्य सरकारों को दिक्कत ना हो। यहां केंद्र और राज्य, चाहे वो विपक्ष के हो, सत्तारूढ़ पार्टी को, सबको एक साथ सोचकर यहां पर इस मुद्दे पर निर्धारित करनी चाहिए थी चीजें। इस तरीके से इस चीज का होना थोड़ा सा यहां पर गलत दिखाई देता है, ठीक है। इनफैक्ट आप यहां पर देखिए तमिलनाडु सरकार ने काफी सारी दलीलें इस केस में यहां राज्यपाल के खिलाफ यहां पर दी थी, और ऐसे ही केरला और तेलंगाना में भी विपक्ष की सरकारें हैं तो यहां पर भी ऐसा ही मुद्दा देखा गया है। कुछ विधेयकों में आप देखिए यहां पर 2 साल से ज्यादा में मामला अटका हुआ है। यहां तेलंगाना के केस में भी आप देखिए 10 ऐसे आपके विधेयक हैं इनसे ज्यादा जहां पर इसी तरीके से मामला अटका हुआ है। तो ये सारे मामलों में फिलहाल तो रियायत मिलेगी, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इस मुद्दे पर भी न्यायपालिका को बीच में आना चाहिए, क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल ओवररीच कि न्यायपालिका को भी यहां पर आना पड़ रहा है और केंद्र और राज्य आपस में राजनीतिक समझौता, कंसेंसस यहां नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो प्रभाव राज्यपाल की शक्तियों पर पड़ना है। इसके अलावा विपक्ष में जो राज्य हैं उनको शायद सेफ फील हो फिलहाल के लिए, लेकिन जब ये मुद्दा दोबारा एक बड़ी संवैधानिक पीठ के पास जाएगा तब देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार यहां पर क्या और किस तरीके से यहां पर चीजें बता रही है कि क्यों ये विवेकाधीन ताकत को लगा होना चाहिए। मान लीजिए कोई राज्य की सरकार है जो कि अब ये राज्य की चुनी हुई सरकार अपने लिए अलग देश चाहती है। मान लीजिए शुरुआत में आजादी के बाद ऐसी जगह थी जो अपने लिए अलग देश चाहती थी भारत में। अब मान लीजिए ऐसी कोई चुनी हुई सरकार है जो राज्यपाल के पास बार बार कोई विधेयक भेज रही है जो देश की अखंडता के खिलाफ है। अब ऐसे केस में अगर आप राज्यपाल की ताकतों पर थोड़ा कंट्रोल करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स के थ्रू,
तब देश की अखंडता को मेंटेन करने में परेशानी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर ये भी एक मुद्दा है जिसे फ्यूचर में देखा जाना चाहिए। अब थोड़े पास्ट के जजमेंट्स देख लेते हैं कि आखिर जजमेंट्स क्या हैं। जैसे कि शमशेर सिंह बनाम राम जवाया, आपका पंजाब वाला जजमेंट है ये, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये 1974 का जजमेंट है। यहाँ पर राज्यपाल की विवेकाधीन ताकतों पर बात हुई और ये कहा गया कि राज्यपाल आमतौर पर मंत्री परिषद की सलाह से बंधे रहते हैं और केवल एक्सेप्शन के रूप में ही डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज कर सकते हैं। यानी कि आमतौर पर जो मंत्री परिषद बोल रहा है उसको मान लो, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन के केस में डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करो। ठीक है भाई साहब। इसके बाद एक रामेश्वर प्रसाद जजमेंट आता है 2006 का। यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बोला गया, थोड़ी सी अलग बात यहां पर की गई। ठीक है, तो यहां कहा गया कि ये जो डिस्क्रिशन है, ये जो आपकी विवेकाधीन ताकत है, ये राज्यपाल की व्यक्तिगत राय यानी कि पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्यपाल को अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर काम नहीं करना है। अगर ये विवेकाधीन ताकत को यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कारण जब ये कोर्ट में बताएंगे तो किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं मानता हूं तो इसलिए मैंने ऐसा निर्णय ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप संविधान के हिसाब से चलेंगे, आप अपनी पोस्ट की गरिमा को बनाकर रखेंगे। सेम अरुणाचल का नवम राबिया केस है। अब ये केस बहुत फेमस है। असल में यहां पर दल बदल के बारे में डिबेट थी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में दल बदल की परिस्थिति थी, डिफेक्शन की परिस्थिति थी और यहां देखा गया कि इस विधानसभा, अरुणाचल विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो भी यहां इस दल बदल पर ठीक से निर्णय नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो जिस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते थे उस राजनीतिक पार्टी का उस मुद्दे पर निर्णय न लेने से काफी फायदा होता है, राइट। तो यहां जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां बहुत ही बुरी फटकार लगाई थी सरकार को कि आप संविधान को डस्टबिन में एक तरीके से ट्रैश कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने गवर्नर के बारे में कुछ बातें कही। ठीक है, और ये कहा कि बेशक राज्यपाल यहां किसी विधेयक पर अपनी मंजूरी अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक नहीं रोक सकते। ठीक है, आपको एक संदेश के साथ विधानसभा को अपनी जो भी यहां पर राय है उसे वापस भेजना होगा। ठीक है, और इसमें विधेयक में संशोधन के लिए उसकी सिफारिश भी आपको शामिल करनी होगी। यानी कि आप इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए बिल पर नहीं बैठ सकते ये सोचकर कि ये विपक्ष की पार्टी है राज्य में, इसका काम नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे केंद्र से ऐसा ऐसा कुछ ऑर्डर आ रहा है, राइट। इनफैक्ट फिर पंजाब का केस आता है आम आदमी पार्टी का। यहां पर भी आम आदमी पार्टी के केस में इस राज्यपाल के रोल को हाईलाइट किया गया। ठीक है, और यहां पर राज्यपाल के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो यहां यह कहा गया कि राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर अनावश्यक देरी यानी कि अननेसेसरी डिले, जबरदस्ती बिल को रोक कर बैठ जाओ जस्ट बिकॉज विपक्ष की पार्टी का बिल है, राइट, और विपक्ष की सरकार है राज्य में, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोबारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर इस बात को इस जजमेंट में भी स्थापित किया था। लेकिन प्रॉब्लम वही है, क्या ये चीजें आपकी ठीक से काम कर पाती हैं या फिर दोबारा सरकारें अपने पुराने वाले काम में रिवर्ट बैक करती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो डेफिनेटली चीजों को माना जाएगा। जैसे कि एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार के केस में आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन के केस में भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो सारे के सारे लोग उसके बाद आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करना बंद कर दिए। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत हो। कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जहां केंद्र और राज्य, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, चाहे जो भी हो, इन्हें आपस में राजनीतिक सलाह, कंसेंसस, परामर्श करके चीजें आपस में निपटानी चाहिए ताकि भारत के लोकतंत्र को जिंदा और सक्रिय रखा जा सके। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा जरूर। और इस वीडियो से अटैच्ड शॉर्ट में मैंने आपको इस बताया है साफ साफ कि कहां कहां पर कौन कौन से बिल में कौन कौन सी यहां पर लेटेस्ट ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इसमें कंडीशंस दी गई हैं। इसलिए मैंने आपको ये बताया नहीं है कि ये पुनर्विचार करना, रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना 1 महीने में, 3 महीने में कितना है, तो वो भी जरा देखकर बताइए। इसके लिए आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।